नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त दीपक लेकर आया हूँ पुराने गुनाह नए गुनहगार का पार्ट 9। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑफिस में घुसते ही चपरासी उसके पीछे लग गया। आज तो आपकी नाइट ड्यूटी नहीं है साहब, उसने खुशामदी स्वर में कहा। अबे मर गया तेरे साहब, सुनील अपने केबिन में घुसता हुआ झल्लाकर बोला। अभी जितने सलाम मारने हैं मार ले, अब इस दुनिया से हमारा दाना पानी समाप्त होने वाला है। ऐसी क्या बात है साहब? अबे सुन, सुनील कुर्सी पर बैठकर मेज पर टांगे फैलाते हुए बोला। तुझे कभी फांसी हुई है? आज तक तो नहीं हुई, वैसे बचपन में कभी हुई हो तो मुझे याद नहीं है। सुना है बहुत तकलीफ होती है। हाँ साहब, गर्दन सुराही की तरह सिर की तरह हो जाती है, लंबी हो जाती है। बस एक ही खराबी है कि प्राण निकल जाते हैं। हे भगवान, सुनील माथे पर हाथ मारकर बोला। अब क्या होगा? चपरासी मूर्खों की तरह खड़ा उसका मुंह देखता रहा। कभी बिजली की कुर्सी पर बैठा है? सुनील ने फिर पूछा। अजी साहब, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ, हमें तो स्टूल मिल जाए वही गनीमत है। बिजली की कुर्सी तो आप जैसे बड़े बड़े लोगों के लिए ही हैं। तेरा सत्यानाश हो कमबख्त, क्यों जवानी में ही ऊपर भेजना चाह रहा है? साला कुछ करता धरता तो है नहीं, खड़ा खड़ा बद्दुआएं दिए जा रहा है। क्या करूं साहब? सन 57 की ब्लास्ट की फाइलें निकाल कर ला, और चाहे नर्क से भी लानी पड़े, एक कप कॉफ़ी लेकर नहीं आया तो अभी गर्दन को सुराही की तरह बना दूंगा। चपरासी चुपचाप चला गया और थोड़ी देर बाद थर्मस में कॉफ़ी और फाइलें लेकर लौटा। सुनील बड़ी गंभीरता से नेशनल बैंक की चोरी की रिपोर्ट पढ़ता रहा और लगभग 1 घंटा गुजर जाने के बाद उसने फिर यूथ क्लब के नंबर पर डायल किया। कोई नई बात? रमाकांत के फ़ोन पर बोलते ही उसने पूछा। भाई, बहुत बुरी खबर है, रमाकांत बोला। तुम्हारी रमा खोसला फंस गई है। कैसे? मुझे मुख्य बातें मालूम है, वही बताता हूँ। लेक होटल में मेरे 2 आदमी मोहन और राकेश रमा की निगरानी कर रहे थे। राकेश जब मुझे फ़ोन करने आ रहा था तो उसने रमा को पिछवाड़े के रास्ते होटल से बाहर निकलते देखा था। राकेश को तो अचानक रमा दिखाई दे गई थी, नहीं तो जिस सफाई से वह बाहर आई थी उससे पुलिस की आंखों में तो धूल ही झोंक दी थी। उसने वहां से उसे एक पेट्रोल पंप पर जाकर टैक्सी के लिए फ़ोन किया। राकेश को कोई टैक्सी नहीं मिल पाई थी। उसने बड़ी मिन्नत करके एक कार वाले को इस बात के लिए तैयार किया कि वह उसके कहे अनुसार रमा का पीछा करेगा और उसकी एवज में 30 रुपये भी देने पड़े, जो मैं तुझसे वसूल करूंगा। रुपयों को मारो गोली यार, सुनील चिढ़कर कहा। काम की बात करो। टैक्सी रमा को जयनारायण के घर ले गई। एक कार पहले से ही कॉरिडोर में खड़ी थी और भीतर से बातें करने की आवाज़ भी आ रही थी। रमा आई तो जयनारायण से मिलने ही थी, लेकिन किसी की मौजूदगी में शायद वह कोठी में घुसना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने टैक्सी को बिल चुकाकर भेज दिया और स्वयं कोठी के पिछवाड़े आकर खड़ी हो गई। राकेश को ड्राइंग रूम में किसी की छाया घूमती दिखाई दे रही थी, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाया। उसी समय वह आदमी खिड़की के पास आया। उसने खिड़की को खींचकर नीचे गिराया जाने वाला दरवाज़ा लगभग 2 फीट नीचे खींचा और फिर ऊपर कर दिया। शायद वह आदमी किसी को सिग्नल कर रहा था। राकेश ने उस आदमी की सूरत पहचान ली थी। सुनील ने अपनी उत्कंठा दबाने की भरपूर चेष्टा करते हुए कहा। शायद नहीं, क्योंकि वह आदमी केवल 5 से 6 सेकंड के लिए ही खिड़की के पास रुका था। सुनील ने शांति की गहन निश्वास ली। उससे थोड़ी देर बाद ही वह आदमी कोठी से बाहर निकल आया और कॉरिडोर में खड़ी कार में बैठकर चलता बना। बस यही राकेश धोखा खा गया। उसने समझा था कि कार जयनारायण की है
और इसलिए उसने कार का नंबर नोट नहीं किया और अब हमारे पास उस आदमी को ट्रेस करने का कोई साधन नहीं है। सुनील मन ही मन मुस्कुराया। अगर राकेश नंबर नोट कर लिया होता तो रमाकांत यह जानकर फट ही पड़ता कि नंबर उसकी अपनी कार की थी। फिर उसने प्रत्यक्षता से पूछा। उस आदमी के जाते ही रमा कोठी में प्रविष्ट हो गई। रमाकांत ने कहा, कैसे? अब यही से मुसीबत शुरू होती है। वह मूर्ख लड़की पिछवाड़े की खिड़की से कोठी के अंदर घुसी थी। फिर लगभग 5 मिनट बाद वह झपटी हुई सामने के दरवाजे से बाहर निकली। वह इतनी घबराई हुई थी कि उसने दरवाज़ा भी बंद नहीं किया। राकेश ने उसका पीछा किया। हाँ, लेकिन 5-6 ब्लॉक पार करने के बाद ही उसे महसूस हो गया कि उसका पीछा किया जा रहा है और वह राकेश को डोज दे गई। अब रमा कहाँ है भगवान जाने। और राकेश? वह वापस लेक होटल के बाहर मोहन के पास पहुंच गया है। राकेश मुझे पहचानता है, केवल सूरत से। यदि तुम उससे मिलना चाहते हो तो मैं फ़ोन कर दूंगा। अच्छा क्या, आज आओगे ना? आज तो यूथ क्लब इंद्र का अखाड़ा बना हुआ है। अभी तो महफिल शबाब पर है। भगवान कसम सारे गम भूल जाओगे। और हाँ, नीली भी है। आज तो वह उन लोगों के साथ भी डांस कर रही है जिन्हें वह कभी पास भी भटकने नहीं देती थी। बरखुरदार, सुनील ने विचित्र स्वर में कहा। अगर मैं आ गया ना तो वह उन लोगों के साथ भी डांस नहीं करेगी जिनके साथ वह गलबहियाँ डाले घूमती है। तो आ जाओ ना, आज हम भी तुम्हारे जौहर देख लें। आएंगे बेटा, पहले तो सर पर तलवार लटक रही है, उसे बचा लें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हम मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।